नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है। प्रयागराज की एसटीएफ टीम साबरमती जेल से अतीक को सड़क के रास्ते प्रयागराज लेकर आ रही है और एसटीएफ की टीम अतीक अहमद को लेकर साबरमती जेल से निकल चुकी है। कोर्ट के निर्देश पर अतीक को प्रयागराज लाने के लिए पुलिस टीम गई है और पूर्व बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण केस की सुनवाई स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में 28 मार्च को माफिया अतीक को पेश किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनूप कुमार इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। अनूप, अतीक अहमद को लेकर यूपी एसटीएफ प्रयागराज रवाना हुई है कड़ी सुरक्षा के बीच, और पहले यह खबर भी सामने आ रही थी कि रूट को डाइवर्ट नहीं किया जाएगा, गोपनीय तरीके से लाया जाएगा। फिलहाल इस वक्त किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, जब उत्तर प्रदेश पुलिस यानी प्रयागराज पुलिस जब वहां पर साबरमती पहुंची थी अतीक को लेने के लिए, तो उसी समय उत्तर प्रदेश में एक हलचल सी मच गई थी कि अब अतीक को कहीं न कहीं 28 मार्च को एमपी एमएलए वाले को जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो वहां पर पहुंचना ही पड़ेगा। और थोड़ा सा कोर्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। कोर्ट जब किसी मुलजिम को सजा सुनानी होती है या फैसला आना होता है, उस समय आरोपी को वहां कोर्ट में होना जरूरी होता है। किसी भी हालत में या फिर वो स्वास्थ्य के कारण वो नहीं पहुंच सकता है, तो ऐसे में उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कोर्ट से जोड़ा जाता है। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है और उसी के तहत अतीक को 28 तारीख को यहाँ पर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। अभी तक साबरमती जेल में थे। हालांकि 45 लोगों की टीम उत्तर प्रदेश पुलिस की, जिसमें जाबाज सिपाही जो इनकाउंटर विशेषज्ञ हैं, जो अभिषेक भारती जो आईपीएस हैं, उनके नेतृत्व में पूरा काफिला चल रहा है। अब करीब 32 घंटा बताया जा रहा है कि 32 घंटे का सफर है, यानी कल शाम तक ये काफिला यहाँ पर प्रयागराज पहुंचेगा अतीक को लेकर के। और आपको जिस समय अतीक को वहां से जो गुजरात पुलिस जब वहां से अतीक को उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले किया, कुछ प्रोसेस होते हैं उसको लेकर। पहले उसकी डॉक्टरी कराएगी, डॉक्टरी कराने के बाद लिखा पढ़ी की गई, लिखा पढ़ी करने के बाद वहां से काफिला निकला है। अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो चर्चाएं थी उसको विकास दुबे इनकाउंटर को लेकर के थी कि कहीं ऐसा ना हो पुलिस की गाड़ी पलट जाए, लेकिन डीजीपी का एक बयान आया है कि पुलिस की गाड़ी पलटती नहीं, माफिया पलट जाते हैं। यानी जिस तरीके से पुलिस का कहना है कि एक न्यायालय की प्रक्रिया है, न्यायालय का आदेश है, उसी न्यायालय के आदेश के तहत माफिया को यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है। और 28 तारीख को जब फैसला सुनाया जाएगा, उस समय वहां पर माफिया अतीक वहां पर मौजूद होगा, उसके सामने फैसला सुनाया जाएगा। क्योंकि न्यायालय एक अंतिम मौका आरोपी को देती है उस आरोप को के मामले में कि उसका क्या कहना है। अब देखने वाली बात होगी, इस माफिया को जब नैनी जेल में ले जाया जाएगा, उसके बाद रास्ते में हालांकि काफी चुनौती पूर्वक रहेगा, क्योंकि अतीक के जो गुर्गे हैं उनकी अंदेशा थी पुलिस को कि हो सकता है अतीक के गुर्गे काफी शातिर माफिया है, कुछ अनहोनी भी हो सकती, जिसकी वजह से करीब 45 जो जाबाज जो सिपाही हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस के, वो वहां पर साथ में गए हैं। तमाम सुरक्षा एजेंसी के जो जवान हैं, एसटीएफ भी वहां पर साथ में काफिले के साथ चल रही है, दो ब्रज वाहन भी वहां पर साथ में चल रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक को यूपी लाया जा रहा है। तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो एक रोड मैप तैयार किया गया था कि मीडिया को भी भनक तक ना लगे, पुलिस की एक ऐसी रणनीति तैयार की जा रही थी। और इससे पहले जो अतीक अहमद है वो भी काफी डरा हुआ था, ये बातें भी निकलकर सामने आ रही थी, उसको लग रहा था कि कहीं मेरी गाड़ी भी ना पलट जाए, गुपचुप तरीके से काम ना हो जाए। देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस समय अतीक को वहां से पुलिस ला रही थी तो उसके चेहरे पे काफी खौफ था कि ऐसा न हो रास्ते में इनकाउंटर हो जाए, या फिर जैसे विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ उसको दोहराया न जाए। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस का खौफ है, इनकाउंटर का खौफ है। वो माफिया जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक दबदबा रखता था, जिस पर
तमाम मुकदमे दर्ज हैं, हत्या, लूट, रंगदारी, इस तरीके से तमाम जो मुकदमे दर्ज हैं। ऐसा माफिया आज देखा मैंने किस तरीके से डरा हुआ वहां से चला हुआ था और पुलिस की कस्टडी में। मुझे लगता है अतीक ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे या फिर उनके गुर्गे ऐसे कोई गलती नहीं करेंगे कि पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़े। मुझे लगता है जिस तरीके से वहां पे काफिला चला है, जिस समय यहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस के जाबाज सिपाही वहां पर पहुंचे थे, उसके बाद मीडिया में चर्चा हुई थी कि अतीक को लखनऊ उत्तर प्रदेश लाया जाएगा और प्रयागराज में 28 तारीख को एमपी एमएलए कोर्ट में होने वाली सुनवाई में अतीक को पेश किया जाएगा। हालांकि इस आदेश के अगेंस्ट में अतीक की तरफ से एक याचिका दायर हुई थी, जिसमें कहा गया था अतीक को जान से मारने का डर है, उनको असुरक्षित है, ये सब उसमें रखे गए थे उसमें। लेकिन कोर्ट ने उसको नकारते हुए कहा कि अतीक को कोर्ट में आना पड़ेगा, जब फैसला सुनाया जाएगा अतीक को यहाँ पर कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को आदेश मिला। आदेश के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस ने खाका तैयार किया किस तरीके से वहां पर जाना है। अब वो जो सिपाही होंगे, जो जाबा, उनको चुना कैसे, किस तरीके से चुना गया कि कौन कौन सिपाही उसके जो काफिले के अंदर होंगे। जो टीम एक बनाई गई उसमें एक जो आईपीएस जो चिन्हित किए गए, जिसके अभिषेक भारती की बात कर रहे हैं, वो तमाम जो अपराध से लेकर जुड़े तमाम ऐसे खुलासे कर चुके हैं, माफियाओं के ऐसे घुटने तोड़ चुके हैं, या फिर ये समझिए कि तमाम इनकाउंटर विशेषज्ञ हैं। तो ऐसे जाबाज सिपाहियों को चुना गया, ऐसे अफसरों को चुना गया, तमाम ऐसे एजेंसी हैं उनकी सुरक्षा में, और फिर हर तरीके से पुलिस उसमें सुरक्षा के साथ साथ, ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, कितने जगह उनको रुकना है, क्योंकि लगातार 36 घंटे यात्रा नहीं की जा सकती है। ऐसे में कहां कहां रुकना होगा, वहां की पुलिस को या फिर जिला प्रशासन को सूचित करना पड़ेगा, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ेगी। ये सब तमाम चीजें, और इस मामले को लेकर क्योंकि मीडिया भी लगातार इस घटना को वॉच कर रही है, तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वहां से पीछे चल रहे हैं गुजरात के। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश साबरमती से तो साबरमती जेल से तो निकल चुके हैं वो, यहां पर कब तक पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत लंबा रूट है और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस नहीं चाहती कि किसी को भनक हो, लेकिन मीडिया लगातार इसको कवर कर रहा है, जनता टीवी भी लगातार दिखा रहा है। लेकिन अब किस तरीके ने पुलिस की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं ताकि जिस रास्ते से लाया जाए वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, क्योंकि इतना सब इंसिडेंट अगर होता है, विपक्ष तो लगातार यही कह रहा है कि कभी भी गाड़ी पलट सकती है। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि ये चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन जब गुजरात के बॉर्डर पर जब उत्तर प्रदेश में जब अतीक अहमद प्रवेश करेगा, उसी समय सभी जिलों को अलर्ट बोला गया है। सभी जिलों की जिम्मेदारी होगा, जिस रास्ते से वो निकलेगा उस रास्ते में के जो जिले की पुलिस है वो उस रास्ते की सुरक्षा करेगी। साथ ही वहां पर भीड़ भाड़ इलाके से रास्ता ऐसा ना हो कहीं भीड़ भाड़ इलाका हो, तो जिस रास्ते से अतीक अहमद को निकाला जाएगा वो रास्ता साफ होगा। उसकी जिला अधिकारी से लगा के पुलिस विभाग की कप्तान की जिम्मेदारी होगी, जिला कप्तान की, कि उस काफिले को सुरक्षित निकाला जाए, किसी प्रकार की दिक्कत न हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। अतीक के गुर्गों पर भी नजर रखी जाएगी, कोई सक्रियता तो नहीं है। इन सब तमाम चीजों को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस का प्लान बन चुका है। इसको देखना होगा कि जब कल शाम तक करीब अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा, तो उस समय अतीक के गुर्गे क्या प्रक्रियाएं होंगी, या फिर नैनी जेल में रखा जाएगा कड़ी सुरक्षा के बीच में, और फिर 28 तारीख को जो एमपी मेरे कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाएगा इस मामले को लेकर के। जी बिल्कुल अनूप, लेकिन बहुत लंबा रास्ता है ये, लगभग 1300 किलोमीटर के आसपास है और 22 से 23 घंटे 24 घंटे इसमें लग सकते हैं, और कंटिन्यू गाड़ी नहीं चलेगी, कई स्टॉपेज भी होंगे। वहां पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम रहेंगे, क्योंकि गाड़ी जहां पर रुक रही है वो भी सबसे खास सुरक्षा के लिहाज से होना जरूरी है। देखिए, हमने भी जिक्र भी किया है कि जहां जहां उनको रुकना है वहां से पहले से पुलिस वहां पे सतर्क है। हर एक जो मूवमेंट उसका लिया जा रहा है कि वो गाड़ी कहां पहुंच रही, क्योंकि वो जो यहाँ से काफिला गया है उत्तर प्रदेश पुलिस का, वो जीपीआरएस से कहीं ना कहीं अटैच है। तो पूरा एक प्लानिंग के तहत से काफिला कहां पर पहुंच रहा है, उसकी पल पल की गतिविधियों को देखा जा रहा है। तो वहीं अगर इस मामले को थोड़ी बात करें तो राजनीतिक भी गर्मा गई है। अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे करीब 12:30 बजे अखिलेश यादव कह रहे थे कि गाड़ी कैसे पलटती है उसका कहीं ना कहीं अमेरिका से सहयोग लेना चाहिए, और जिस तरीके से अमेरिका और गूगल के माध्यम से देखा जा सकता है कि गाड़ी कैसे पलटती है और क्यों पलटती है, इन सब चीजों को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते भी नजर आ रहे थे।
उत्तर प्रदेश पुलिस को भी घेरते नजर आ रहे थे। यानी कहा जा सकता है कि अतीक के मामले भी कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो गई है। जी जी। अब देखना होगा कि किस तरीके से पुलिस वहां पर कल उत्तर प्रदेश में जब उस माफिया अतीक को लेकर आएगी, और फिर सबसे बड़ी बात आप ये कह रहे थे कि जहां पर एक स्टे लिया जाएगा, एक रुकने का, खाना पीना खाने का या फिर नाश्ता करने का, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से उत्तर प्रदेश रखती है। जी। क्या वहां पर मीडिया को अनुमति होगी जाने की, क्या ये सब तमाम चीजें हैं, या फिर तमाम जो सुरक्षा के लिहाज से वहां पर जो खाना है, या फिर ये समझिए कि वो कैसा होगा, किस तरीके से खाना वहां पर दिया जाएगा, क्या पहले जांच की जाएगी, या फिर वहां पर पुलिस वाले ही वहां पर मौजूद होंगे, वो खाना कहां से आएगा, किस तरीके से स्टे होगा, या फिर सुरक्षा व्यवस्था कहां होगी, ये सब तमाम सवाल जरूर उठते। लेकिन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस तरीके से प्लानिंग की है, कहां पर रुकना है, जी जी। किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की जाएगी, कितने लेयर में सुरक्षा रहेगी, और कौन कौन जाबाज सिपाही वहां पर तैनात होंगे, कौन से वो अधिकारी आईपीएस लगाए जाएंगे जिनकी जिम्मेदारी पर वहां पर स्टे होगा, और उसके बाद काफिला रवाना होगा, इन सब चीजों को लेकर प्लानिंग पहले से तैयार की जा चुकी है। अब जब वहां से काफिला उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस के लिए थोड़ी बहुत चिंताएं जरूर मुझे लगता है बढ़ेंगी, और चुनौती भी बढ़ेगी कि किस तरीके से उनको नैनीताल में तक पहुंचाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में एक वर्चस्व कायम था अतीक अहमद का, उनके चाहने वालों का या उनके गुर्गों का, वो कहीं ना कहीं उनकी भी नजर कहीं पर इस काफिले पर ठीक है। होगी कि कहीं ऐसा न हो कि जिस तरीके से कानपुर देहात का मामला विकास दुबे का हुआ था इनकाउंटर, इसी तरीके से दोहराया ना जा सके। तो मुझे लगता है ठीक उनके है। जो माफिया हैं या फिर गुर्गे, उनकी भी नजर बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी इंतजार हमें करना होगा, नजर आप इस पर बनाए रखिए, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए रुक कर लेते अगली खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 201 करोड़ की लागत से 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट को फ्लैग ऑफ उन्होंने किया, और 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास से सीएम योगी ने मोबाइल वेटनरी यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस दौरान सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। यह व्यक्ति की गांधी जी ने अपने जीवन में सदैव सत्य, अहिंसा और अस्तेय को स्थान दिया था। उन्होंने हमेशा इस बात के लिए, उनका आग्रह था, उनका आग्रह ही सत्याग्रह कहलाया, यानी सत्य के मार्ग पर चलने वाला ही सत्याग्रह कर सकता है। असत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी सत्याग्रह की बात करे, यह व्यक्ति की यानी आचरण और व्यवहार, आचार और विचार, कथनी और करनी, दोनों के भेद को बहुत स्पष्ट कर देता है कि व्यक्ति बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। और सत्याग्रह के मार्ग पर चलने की जो प्रेरणा बापू ने दी, वास्तव में वही सत्य का आग्रह जो अपने जीवन में कर सके, मन वचन और कर्म से सत्य का आचरण जो व्यक्ति करता हो, उसके अनुसार व्यवहार करता हो, वही सत्याग्रह है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाले सत्याग्रह नहीं कर सकते। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग सत्याग्रह नहीं कर सकते। मौन जीवों की बात तो दूर, मनुष्य के प्रति भी जिनकी संवेदना न हो, वह सत्याग्रह भी नहीं कर सकते। देश को जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और तमाम वादों में बांटने वाले भी सत्याग्रह नहीं कर सकते। अपने देश की निंदा करने वाला कभी सत्याग्रह नहीं कर सकता। भारत को कटघरे में खड़ा करने वाला व्यक्ति और भारत के बहादुर जवानों के प्रति जिनके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव नहीं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, और वही राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, और कांग्रेस जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों को तानाशाही बता रही है। कांग्रेस ने आज कई जगहों पर प्रदर्शन किया और सरकार को जमकर घेरा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जगह जगह ये प्रदर्शन, सत्याग्रह ये कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। देहरादून, लखनऊ, जालौन, हल्द्वानी और रुद्रपुर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं।
तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, राजधानी देहरादून, राजधानी लखनऊ की तस्वीर, जालौन, हल्द्वानी और रुद्रपुर की ये तस्वीरें हैं। आज देश की हर जगह से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता ये प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। जिस तरीके से संविधान की और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अवहेलना की जा रही है, एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से विपक्ष को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। ये सत्याग्रह गांधी जी ने हमको रास्ता दिखाया और इसी सत्याग्रह के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़ा दुराग्रही अंग्रेज को जो है उन्होंने नीचा देखने के लिए मजबूर किया। तो हम इस सत्याग्रह के माध्यम से जो आज की सत्ता में दिल्ली में बैठे हुए दुराग्रही लोग हैं उनको रास्ता दिखाना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं सत्यमेव जयते। लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है और उसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी ने आवाज बुलंद करने का काम किया और सत्ता के इशारे पर राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता को समाप्त किया गया है। पूरे देश के अंदर आमजन में, कांग्रेस जनों में आक्रोश है और आज हम यहाँ पर केंद्र सरकार की शुद्धि और बुद्धि के लिए जो है बैठे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी देश के जन मुद्दों को, देश की आवाज़ को सदन में और सदन के बाहर लगातार उठाते रहे हैं। देश को धर्म जाति के आधार पर बांटा जा रहा है, समाज को विभाजित करने की लगातार कोशिश की जा रही है, देश को खंडित करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी जी को उनको वक्तव्य देने से रोका गया और आज उनकी सत्ता भी खत्म कर दी गई है। लोकतंत्र की हत्या है और आवाज़ दबाने की कोशिश है। उसी के विरोध में आज हमारे देश भर में, प्रदेश भर में हम उपवास कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि एक बहुत बड़े विद्वान ने एक बात कही थी। उसने कहा था कि देश में राजा, परिवार में पिता, घर में स्त्री, ये अगर योग्य ना हो तो देश और घर चला नहीं करते। आज के दिन में अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार छिपाने के लिए कभी माइक बंद कर दिए जाते हैं और इस बात को जब राहुल गांधी जी उठाते हैं तो आज उसकी परिणति देख रहा है ये देश कि लोकतंत्र को किस तरह से क्रश करके सदस्यता तक को रद्द कर दिया गया। उसी क्रम में आज हमने जो गांधी जी का जो सत्याग्रह था, हम पब्लिक के पास जाएंगे क्योंकि सरकार से अब कुछ उम्मीद हमको रही नहीं है। आज उसी का एक परिणति हम लोग सत्याग्रह में बैठे हैं। जिस प्रकार से अपील करने तक का मौका राहुल जी को नहीं दिया गया, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी तक नहीं हुई है, जो निर्णय आया है बहुत बड़ी विसंगति है इस निर्णय की। जैसे हमने पहले कहा है, उच्चतम न्यायालय से पूरा न्याय मिलेगा। आप देखेंगे सदस्यता भी वापस मिलेगी और न्याय भी मिलेगा। और वे राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने पर प्रतापगढ़ सांसद संगम लाल गुप्ता का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि देश जब आजाद हुआ था तब महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस की विसर्जित उसको कर दिया जाए और आज राहुल गांधी उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। धीरे धीरे कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है और सांसद यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी ने सिर्फ मोदी को ही नहीं बल्कि तेली समाज, साहू समाज, सभी ओबीसी कैटेगरी पर यह टिप्पणी की है। देखिए, राहुल गांधी जी एक जात विशेष को लेकर कि जिसके आगे मोदी लिखा हो वो चोर है और हमारे देश के विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, तो राहुल गांधी मोदी और तेली समाज को एक जाति सूचक शब्द से गाली दिया उन्होंने। और कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, कोर्ट ने उस पर न्याय दिया और कोर्ट ने 2 साल की उनको सजा सुनाई और उस सजा के बेस पर उनकी सदस्यता निरस्त हो चुकी है। और वहीं अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए योगी सरकार को कई मुद्दों पर जमकर घेरा। अखिलेश ने कहा कि यूपी के 8000 स्कूलों में एक शिक्षक है जो सरकार की शिक्षा को लेकर गंभीरता दिखाती है और साथ ही उन्होंने अतीक को साबरमती जेल से लाने को लेकर कहा कि सीएम योगी ने अपने मंत्रियों को बता दिया होगा कि गाड़ी कब पलटेगी, इसलिए सरकार के मंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं। जो इटावा में बनने जा रहा था, क्योंकि उस इलाके में इटावा, मैनपुरी, एटा, कानपुर, जहां सबसे ज्यादा सारस हैं, सबसे ज्यादा नंबर्स हैं वहां पर उस समय समाजवादी सरकार में कि जो लोग संरक्षण में हमारी मदद करेंगे उसके लिए सारस मित्र बनाए गए थे।
मुझे खुशी है कि अगर सरकार को कानूनी कार्रवाई के अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस आरएफ को सारस स्मिथ के तहत इसका सम्मान और पुरस्कार देना चाहिए था। मेरी समाजवादी सरकार होती तो ऐसे नौजवान को हम आगे बढ़ाते और सम्मान देकर के और सबके सामने समाज खिलाते। और आप तो एलडीए से एक डॉग पार्क बना रहे थे, उसका तो टेंडर भी निकल गया था। मैंने ट्वीट कर दिया, वो टेंडर कैंसिल कर दिया। कैसे हैं आप? और देखिए क्या ट्वीट कर रहे हैं, देश का सबसे बड़ा रोबोटिक प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित होगा। मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को और सरकार को कि 6 साल पूरे होने पे अपनी छठी मनवाने पर, सरकार की छठी मनाई उन्होंने, उस पर बधाई देता हूं मैं उन्हें। कम से कम ये बता दो। और आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को पता नहीं क्यों डर लग रहा है। और जेपीसी के गठन को लेकर उन्होंने कहा है कि बीजेपी में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सब वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। और साथ ही संजय सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी सारा काम अडानी क्यों देती है। देखिए, नगर निकाय का चुनाव हम लोग अकेले लड़ रहे हैं, झाड़ू के चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर यही अपील कर रहे हैं कि एक चुनाव में आपने मोदी जी को मौका दिया, एक चुनाव में आपने योगी जी को मौका दिया और ये शहरों की सफाई का काम है, ये काम आप झाड़ू वालों को दीजिए। हम बेहतरीन आपके शहर को साफ सुथरा और भ्रष्टाचार मुक्त करके दिखाएंगे। दूसरा, आपने विपक्षी एकजुटता की बात की, तो निश्चित रूप से अलग अलग दलों के लोग इस वक्त आपस में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कुछ गवर्नेंस के मॉडल पे भी एक दूसरे के राज्यों में जाकर उसको देख रहे हैं और अपने यहां सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। और चित्रकूट में अब्बास अंसारी मामले में एक नया खुलासा हुआ है। चित्रकूट कप्तान वृंदा शुक्ला ने वाराणसी से शाहबाज आलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि शाहबाज वाराणसी के एक सीए ऑफिस में अकाउंटेंट का काम करता था। जी, शाहबाज आलम नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जो कि एक सीए के ऑफिस में अकाउंटेंट का काम करते हैं और उनके द्वारा 2 बेनामी अकाउंट चलाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से वो अब्बास अंसारी के लिए करोड़ों की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। और पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि अब्बास अंसारी के गुर्गे उनको कैश ला के देते हैं, जो वो इन दोनों अकाउंट्स में डिपॉजिट करते हैं और उसके बाद उनके प्रतिनिधियों द्वारा जहाँ पे भी बताया जाता है कि किन अकाउंट्स में कितना पैसा भेजना है, वो पैसा इनके द्वारा डिपॉजिट किया जाता है इन 2 अकाउंट्स के साथ। तो चलिए बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटका मिला है विवाहिता का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इटावा पहुंची है 15 से 20 स्कूटी सवार महिलाओं की महिला सशक्तिकरण रैली। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुष्प वर्षा करके भव्य स्वागत किया। सहारनपुर में गन्ना काटने का गंडासा लेकर राशन डीलर पर दबंग ने किया हमला। सरकारी राशन उतरवाने के दौरान किया गया हमला। श्रावस्ती में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार और डीसीएम की आमने सामने जबरदस्त टक्कर, कार के उड़े फरकच्चे। रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीमार पशुओं के इलाज के लिए वेटनरी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फर्रुखाबाद में 1.5 महीने तक युवती को बंधक बनाकर 5 लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। मामले में युवती की शिकायत पर पुलिस ने नहीं की कोई भी कार्रवाई। औरैया के बिदुना कोतवाली क्षेत्र में किन्नरों ने मचाया उत्पात। घर में घुसकर महिलाओं के साथ जमकर की मारपीट। कन्नौज में कूड़ा प्रबंधन निर्माण करने के मामले में सामने आई बड़ी लापरवाही। ग्राम पंचायत ने 50 लाख रुपए का बजट लेने के बाद नहीं कराया कोई भी काम। गोरखपुर में कायस्थ स्वाभिमान रैली के जरिए कायस्थों ने दिखाई है सड़कों पर ताकत। शहर से होते हुए गोरखपुर क्लब जाकर हुई सभा। बाराबंकी में अभी भी फल फूल रहा है कच्ची शराब का गोरख धंधा। अवैध रूप से कच्ची शराब बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।